हाँ बोल। हाँ सर। तो हम पहला फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे, राइट टू इक्वलिटी। हम पहला जो फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? राइट टू इक्वलिटी। ठीक। कहां से? आर्टिकल 14। और आर्टिकल 14 में अगर अमेरिका होते, आगे बेटा, अगर हम अमेरिका में होते तो एक लाइन से काम चल जाता। ठीक। क्यों? क्योंकि वहां ये सिस्टम था। लेकिन जिस दिन हम आजाद हुए उस दिन हमारे यहाँ ये सिस्टम था क्या? अगर हम ये लिख देते इक्वलिटी बिफोर लॉ, और एक लाइन लिख करके ये कहते कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत हर व्यक्ति को क्या दे रखा है? इक्वलिटी बिफोर लॉ दे रखा है, और इतना कह करके छोड़ देते, तो क्या काम चल जाता? क्योंकि हमारे सिस्टम में ही नहीं था। भाई जिस चीज का आपको पता ही नहीं है, जैसे मैं एक बार जोधपुर जा रहा था, तो जोधपुर गया तो वो एक वहां पे एक व्यक्ति भी जा रहा था, पिछली सीट पे बैठा हुआ था। तो वो अपने दोस्त से बात कर रहा था। तो वो ये कह रहा था कि साहब मेरी वाइफ ने जब शुरू में आई ना, तो जैसे हम कहते हैं कि भाई ये भैंस का काम करो, तो कहती कि मैंने तो कभी किया ही नहीं, मैं तो जानती ही नहीं। हम कहते घर का काम करो, तो ये कहती कि भाई मैं तो जानती ही नहीं। तो वो कहा मेरे को पता ही नहीं, मैं कैसे करूंगी। तो कहा एक बार मैं अलवर गया तो अलवर से कलाकंद लेकर गया। तो मेरी वाइफ से मैंने पूछा कि अलवर का कलाकंद खाया है क्या? वो कहा नहीं, मैंने तो कभी खाया ही नहीं। वो कहा अब खाओगी भी नहीं क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है। नहीं। तो वही बात है कि हमें तो पता ही नहीं। तो इक्वलिटी बिफोर लो कि हम कंसेप्ट तो ले आए, है ना? भाई हम कंसेप्ट क्या लिए आए? ये तो ले आए, लेकिन हम जानते ही नहीं। तो हम मानेंगे कैसे? इसलिए सही बात ये थी कि हमें समझाना पड़ा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोग कहते हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वकीलों का स्वर्ग बन गया। स्वर्ग बनने का इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया कि कहीं लूज पोल ढूंढ लो। अरे उसका रीजन था कि हम जानते ही नहीं कि अलवर का कलाकंद कैसा है। आगे बात समझ में कि ये इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, ये तो हम जानते ही नहीं थे। और इस कंसेप्ट को हम भारत में लेकर के आ रहे हैं। यानी एक नई चीज हम भारत में लेकर के आ रहे हैं। तो नई चीज कब लोगों के समझ में आएगी? जब आप एक्सप्लेन करोगे। आगे बात समझ में, जब क्या करोगे आप? एक्सप्लेन करोगे। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ। लेकिन हम चाहते तो इक्वलिटी बिफोर लॉ था इंग्लैंड की तरह। लेकिन हमारे यहाँ पर इंग्लैंड जैसी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर फादर्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई पूरा बताओ, अधूरी बात नहीं। अधूरी बात केवल एक हुई थी। कौन सी? कि भारत एक सेक्युलर देश रहेगा और पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र होगा। इतनी मार काट बती इसकी वजह से, क्योंकि सब कंफ्यूज हो गए। आगे बात समझ, हमने भारत को सेक्युलर स्टेट तो बना दिया, लेकिन लोगों को नहीं बताया कि सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या है। जब पाकिस्तान से हिंदू भारत आए, तो हमने भी भारत के हिंदुओं को कहा कि आप पाकिस्तान जाओ, क्योंकि आपका नया देश बन गया। और भारत के मुसलमान तैयार होकर के जब जाने लगे,
तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहो। ये सेकुलर है। अब वहां से आ रहे, यहाँ से जा नहीं रहे, और इतनी बड़ी आबादी में लड़ाई होगी कि नहीं होगी? तो जब तक आप किसी चीज को क्लियर नहीं करो, या तो पहले लोगों को इस बात में जागरूक करते कि सेकुलर स्टेट है और वो यहाँ मुसलमान और हिंदू दोनों रह सकते हैं, और कुछ पार्ट हमने पाकिस्तान के लिए बनाया है जो केवल मुसलमानों के लिए है, वहां के मुसलमान वहां रह सकते हैं, और यहाँ का कोई मुसलमान जाकर बसना चाहे तो वो उसकी इच्छा पे डिपेंड है। इस बात को अगर एक्सप्लेन करके समझाते थे तो भारत पाक आज एक होता, इतने दिन अलग नहीं रहता। लेकिन उस लड़ाई को इतना बड़ा रूप दे दिया कि भारत पाक कभी एक हो ही नहीं सकते। जो व्यक्ति प्रयत्न करता है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रयास किया भारत पाक को एक करने का। उस प्रयास का परिणाम कारगिल का युद्ध हुआ। आ गई बात समझ में? तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई केवल आप ये कह दो कि इक्वलिटी दे रहे हैं हम साहब, इक्वलिटी यहाँ के लोगों को पता ही नहीं इक्वलिटी क्या है। तो जब तक इक्वलिटी उन्हें पता नहीं होगी तो आप क्या होगा? इसलिए फिर इन्होंने दूसरा अडॉप्ट किया कि इक्वलिटी तो बाद में आएगी, पहले वर्तमान में जी। इसलिए उन्होंने क्या किया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ अडॉप्ट किया। तो भाई पहले हम सबको समान करते हैं इस प्रिंसिपल से, और जिस दिन सब समान हो जाएंगे उस दिन, तो ये तो क्या हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल। और उस गोल्स को प्राप्त करने का ये क्या हो गया, मीन्स, साधन। आगे बात समझो, और वो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल। ठीक, आर्टिकल 14। अब क्लासिफिकेशन की परमिशन दी, ये अपन ने सारी पढ़ ली कि पहला ये कहा कि भाई आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो पर क्लास लेजिस्लेशन नहीं बना सकते। दूसरा, रीजनेबल क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट आया। फिर न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी आया, ये अपन ने देख चुका। और फिर जो क्लासिफिकेशन हुआ उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है, उसके हमने कुछ केस लो जो अपने एग्जाम में पूछते हैं, हमने डिस्कस कर लिए कि भाई इनमें कोर्ट ने क्या कहना है ना। रिटर्न में मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, है ना। उसके बाद में हम आते हैं कहां पर, ये दोनों हो गए इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल। अब बात करते हैं ये जो आर्टिकल 14 है, इसी को एक्सप्लेन किया गया आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में आर्टिकल 14 को एक्सप्लेन किया गया। क्या एक्सप्लेन किया गया, कि जो हमारे यहां डिस्क्रिमिनेशन था, किस चीज का, जिस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो उन्होंने कहा कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको स्टेट ने और प्रमोट कर दिया। तो भाई हमारे यहाँ पर धर्म, जाति, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, अगर आप ये देखो प्लेस ऑफ बर्थ का डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, आपको लगता है इजी है। आप जयपुर के हो, आप जयपुर से बाहर किसी भी वहां चले जाओ जिले में, वहां वाले लोग आपको बेवकूफ और आप उनको बेवकूफ समझते हो, और काम चल रहा है। नहीं, आप कभी भी देखो कि जिस दिन आपका एग्जाम है और आप बाहर चले जाओ कहीं पर भी, राजस्थान में या राजस्थान से बाहर, चाहे एमपी, यूपी, झारखंड, कहीं पे भी, वहां का रिक्शा वाला भी आपसे ज्यादा रुपए लेगा। वो कहा, कहाँ से है, वो कहा, जयपुर से है, वो कहा, ठीक है तो फिर 100 रुपये लगेंगे। और तो और छोड़ोगे, हम जब वो आते हैं विदेशी पर्यटकों से 250 रुपये लेते हैं, और आम आदमियों का 10 रुपये में चला जाओ। तो प्लेस ऑफ बर्थ का भी बड़ा फर्क पड़ता है। नहीं, अब वहां क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में लड़ाई किस चीज की है, प्लेस ऑफ बर्थ की तो है, कि भाई महाराष्ट्र केवल महाराष्ट्रियों के लिए है, मराठाओं के लिए है, न कि अन्य देश। तो वो कहते ये तो क्या है, आप देश को तोड़ रहे हो।
नहीं, तो प्लेस ऑफ बर्थ भी क्या है? वो है सेक्स, फेल फीमेल दोनों के बीच डिस्क्रिमिनेशन। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन। तो सेक्शन 15 में जो 14 है, उसी को एक्सप्लेन किया है कि हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चीज है कि हमारे यहां पर इक्वलिटी नहीं है, कि भारत में इक्वलिटी नहीं है। इन 5 चीजों के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है। लोग एक दूसरे में विभेद करते हैं। अरे बात समझ में कि लोग एक दूसरे में क्या करते हैं? एक दूसरे का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, विभेद करते हैं। और रही सही में मान लो कल को वोटों के लिए ये और कह दे कि अगर मैं इस बार चुनाव जीत गया तो इस जाति का ये कर दूंगा, तो रही सही होगी, काम खत्म। कि सबको, जो भी हमारे इस जाति के लोग हैं, सबको नौकरी लगवा दूंगा और किसी को घुसने नहीं दूंगा। ऐसा नेता भाषण देते, क्योंकि एक्सप्लेन करना जरूरी था इन नेताओं के लिए भी कि हमारे समाज में इन 5 ग्राउंड्स पे क्या चल रहा है? डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। इसलिए स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट क्या नहीं करेगा, इस चीज को प्रमोट नहीं करेगा, और क्या करेगा? रोकेगा। तो आर्टिकल 15 फर्स्ट में स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि स्टेट क्या करेगा, राज्य क्या करेगा? रोकेगा। राज्य क्या करेगा? प्रोहेबिटेड, प्रतिषिद्ध करेगा। किसको? किसको? प्रोहिबिट्स टू डिस्क्रिमिनेट। किसको? विभेद को। क्या करेगा? कि राज्य की ड्यूटी है कि रोकेगा। किसको? कि लोगों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेट, जो विभेद हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, उसको क्या करेगा? स्टेट रोकेगा। और किस ग्राउंड, किन के बीच में? किस पर? नागरिकों के बीच। तो एक चीज समझ में आ गई कि ये नागरिकों के बीच विभेद को क्या करता है? रोकता है। किसको रोकता है? डिस्क्रिमिनेशन। कि ये रोकेगा डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सिटीजन्स। चोरी, सिटीजन के दाम नहीं लगता कभी, है ना? सिटीजन्स। तो किसको रोकेगा? सिटीजन को रोकेगा, यानी लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन। अब वो ग्राउंड्स दिए हैं कि किस आधार पर? ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ। ओनली ऑफ का मतलब केवल ये आधार, इसके अलावा और कोई आधार नहीं। औरों के आधार के बीच में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो रोक सकता है। कौन कौन से? कौन कौन से ग्राउंड है? 5। कौन कौन से? पहला, धर्म। पहला धर्म।
रिलीजन, है ना। दूसरा रेस, रेस समझते हो? रेस क्या होता है? मूल वंश। आगे बात समझ में कि हम, जैसे मान लीजिए कोई कहते हैं हम इस कुल के हैं, हम इस कुल के हैं। कल परसों एक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो किसी ने ये कह दिया कि भाई कर्मचारी ने अपने वीडियो में वायरल में कि श्री कृष्ण जी की इतनी सारी रानियां थी। तो एक यादव समुदाय के व्यक्ति ने केस कर दिया, वो कि साहब हमारे कुल के देवता है। नहीं, एक तो होता है कास्ट और एक होता है कुल। आगे बात समझ में। तो वो कहता है साहब हमारे कुल के देवता है कौन? कृष्ण जी, और उनको ये नहीं कह सकते, है ना। तो रिलीजियस, रेस, कास्ट, धर्म, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, फिर और सेक्स। यानी इन पांच आधारों पर क्या नहीं किया जाएगा। तो ये पांच आधार अलग अलग होने चाहिए, एक साथ भी होने चाहिए, हो सकते हैं। और एनी ऑफ देम, पांच आधार या इनमें से किसी भी आधार पर स्टेट क्या नहीं करेगा, लोगों के बीच में विभेद नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। समझ गए? क्यों कहा कि इक्वलिटी ला रहे हैं? तो सबसे पहले जो समाज में चल रहा है भेदभाव, उसको रोकना जरूरी है। आगे बात समझ, उसको रोकना क्या है, जरूरी है। किसको? भेदभाव को। कि रिलीजियस, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स और एनी ऑफ देम। मैं एक बार आरजेएस की कोचिंग करने गया, जब मैं तैयारी कर रहा था तब। तो मैंने जब कुछ दिन क्लास ली, तो फिर किसी ने बताया कि सर ये अशोक है और ये पिछली बार सिविल का टॉपर रहा है। यानी सिविल में सबसे ज्यादा मेरे नंबर थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे को बुलाया और उन्होंने कहा कि यार अशोक, अपने यहाँ पर दो प्रकार की क्लासेस चलती है। एक तो नॉर्मल क्लासेस चलती है और एक स्पेशल क्लासेस भी चलती है। नॉर्मल तो जो सब पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, और जो डेडिकेटेड हैं, जिनके सिलेक्शन के ज्यादा चांस है, नहीं, उनको अलग से और मैं मटेरियल वगैरह और अलग से गाइड और करता हूँ। तो आप उसमें भी आना, है ना। तो मैं उसका भी बता दूंगा और आप उसमें भी ज्वाइन करना। सच में उस दिन सम्मान ही खत्म हो गया मास्टर के पास। तो आज एक बात बताओ, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ आपको, 14 को, मैं चाहता तो ये अब तक तो आधे कॉन्स्टिट्यूशन में ले आता। लेकिन हर बात को प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली इसलिए मैं बताता हूँ कि भाई जो इंटेलिजेंट है वो तो पहले पकड़ ही लेगा, और जो मेरे जैसा है उसके भी समझ में आ जाएगी। नहीं क्या? और बात क्या है कि आप जो पढ़ा रहे हो ना, उससे केवल एग्जाम पास ही नहीं होता, आगे नौकरी भी करनी पड़ती है। और अगर अच्छा पढ़ा हुआ होगा तो नौकरी कॉन्फिडेंस से करे। प्रैक्टिस कर रहा है तो प्रैक्टिस अच्छी होगी। नहीं, और बाकी अगर कोई व्यक्ति आपको केवल टाइम दे रहा है और आप उसको बेवकूफ बना रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं। आगे बात समझ। तो केवल किस ग्राउंड पे? इन पांच ग्राउंड पे, इसके अलावा और कोई ग्राउंड नहीं। नहीं, वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। तो कितने ग्राउंड्स पे? पांच ग्राउंड्स के आधार पर
स्टेट क्या नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। अब ये तो इन्होंने जनरल प्रिंसिपल दे दिया, और 15(2) में इसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि क्या डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। भाई ये तो बता दिया कि इन आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो राज्य की ड्यूटी है कि इन आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे। भाई आप बताओ, जिस दिन हम आजाद, उस दिन को छोड़ो, आज की देख लो, क्या धर्म के आधार पर विभेद नहीं होता क्या, जाति के आधार पर नहीं होता क्या, लिंग के आधार पर नहीं होता क्या? नहीं। उसके अलावा आप ये बताओ, प्लेस ऑफ बर्थ पे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, किसी दिन बाहर पेपर देने चले जाना, पता चल जाएगा। और जाकर के बोलना मैं जयपुर से आया हूँ। तो क्या ठीक है। और रियल बता रहा हूँ कि जब जयपुर वालों की नौकरी बाहर लगती है, वहां नौकरी ऐसे ही चलती है, तो वो इस कमंड में रहता है कि मैं जयपुर से आया हूँ, ये कुछ नहीं है। वो कहता है जयपुर से आए, ये कुछ नहीं है। इस भरम में नौकरी चली जाती है वहां पर। तो और बाद में तो ये सारा डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड था, और आज भी है। आज कम है, पहले ज्यादा था, इसलिए उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है। भाई डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है कि लोगों को केवल इस आधार पर डिसेबल मानते, क्या मानते हैं? कल हम केस लो डिस्कस करेंगे, है ना। अयोग्य मानते हैं किसके आधार पर, जाति के आधार पर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, उसमें ये कहा कि भाई जेल का एक मैनुअल बना रखा है, और कास्ट के हिसाब से काम बांट रखा है। जेल के मैनुअल में काम किसके आधार पर बांट रखा है, कि जो कि ऊंची जाति का है तो खाना बनाएगा, रसोई में जाएगा, ये करेगा वो करेगा, नीची का है तो ये करेगा, झाड़ू पोछा करेगा, ये करेगा। कब? 2024 का, 25 का, 24 का डिसीजन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जैन मैनुअल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ये तो 2024 का डिसीजन है ना। तो उस वक्त तो सोचो कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा। तो इन्होंने फिर इस डिस्क्रिमिनेशन को क्या किया कि इस विभेद की वजह से लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, कि ये आदमी महिला है इसलिए ये काम नहीं कर सकती, ये आदमी इस जात का है इसलिए ये काम ये नहीं कर सकता। आगे बात समझ। लोगों पर निर्बंधन लगा दिए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं कि भाई नीची जात का मंदिर में नहीं जाएगा, ऊंची जात का मंदिर में जाएगा। ये रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, किन क्या, प्रतिबंध लगा दिए लोगों के ऊपर, कि भाई आप वहां नहीं जाओगे, आप ये नहीं करोगे, निर्बंधन, कि आप महिला हो, सबरीमाला में नहीं जा सकते, मंदिर में नहीं जा सकते। तो ये क्या है, वो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, उस डिस्क्रिमिनेशन को एक्सप्लेन किया कि इसके आधार पर क्या क्या हो रहा है, कि लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। नहीं। अब किस ग्राउंड पर, और ये रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद लोगों को क्या कर दिया जाता है, क्या तो किसी जगह जाने से मना कर दिया जाता है। नहीं, यानी किसी जगह असेस करने से जगह दिया जाता है। और वो क्या क्या हो सकती है? नहीं, असेस टू, कहीं पर पहुंचने से, किस पर, सोप, भाई किसी दुकान में आप नहीं जा सकते। आगे बात समझ में। पब्लिक रेस्टोरेंट,
पब्लिक रेस्टोरेंट भाई आज भी है। वो अरविंद सर बता रहे थे कि एक दिन हम यहाँ कोई वो रेस्टोरेंट है वहां चले गए तो वहां किसी ने हम में से एक ने चप्पल पहन रखी थी। उसने नहीं दिया। वो कहा नहीं चप्पल अलाउड नहीं है, जूते पहन के आओ। लेकिन ये आर्टिकल 15 में नहीं आता क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन किसके आधार पर था। इन 5 ग्राउंड पे नहीं था, इसलिए वो चल रहा है। लाइक वो कह रहा है चप्पल नहीं जूते पहन के आओ, तभी आपको कुछ देंगे। नहीं, होटल नहीं कि भाई आपको होटल में जाने से, सार्वजनिक प्लेस कौन से एंटरटेनमेंट करने के जिसमें आपके सिनेमा घर हैं, इनमें आपको पहुंचने से क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है, रेस्ट्रिक्शंस किया जा रहा है, अयोग्य माना जाता है। यही हो रहा था कि नहीं हो रहा था, किस चीज से, पहुंच से, कि आप वहां पर नहीं जा सकते। और द यूज ऑफ वाल्स, कुएं का पानी बढ़ने से रोका जाता था कि नहीं रोका जाता था, रोड पर चलने से। आज भी कई जगह होता है कि घोड़े पर बैठ करके नहीं जा सकता। बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, नहीं होती, होती है कि नहीं होती, कि रोड्स पे जाने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। फिर उसके अलावा प्लेस ऑफ रेस्ट, कहीं पर भी विश्राम गृह वगैरह हैं उनमें, जैसे आप जाते हो रेलवे स्टेशन, लिखा होता है ना वेटिंग रूम ओनली फॉर एसी फर्स्ट क्लास, नहीं सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, वो बाकी फिर जनता। नहीं, तो ये क्या है कि रेस्ट्रिक्शंस विश्राम गृह में जाने से, लेकिन ये 15 इनमें ग्राउंड में नहीं आ रहा ना ये, इसलिए चल रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन। समझ गया ना, वो भी डिस्क्रिमिनेशन ही है कि भाई मेरे को भी उसी ट्रेन में जाना है। नहीं, लेकिन वो भाई साहब मैंने 45 रुपए की टिकट ली है तो बैठ जा नीचे प्लेटफॉर्म पे। और वो भाई साहब उसने 1000 रुपए दिए तो वो तो फिर अंदर बैठेगा कि नहीं बैठेगा, जब तक ट्रेन नहीं आएगी तब तक। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं। फिर इन्होंने लास्ट में ये कहा कि कोई भी चीज जो सरकारी फंड से तैयार हुई है, पब्लिक फंड से तैयार हुई है, चाहे वो पार्टली हुई है या पूरी की पूरी हुई है, उस जगह का यूज करने से अगर आपको रोका जाता है तो आप क्या है, तो इस चीज को स्टेट क्या करेगा, रोकेगा। ठीक, और कौन से ग्राउंड पे ये डिस्क्रिमिनेशन, कौन से ग्राउंड पे हो रहा है, कितने ग्राउंड दे रखे हैं 15(2) में, 15(2) में 5 ही है ना, 5 है 4 है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन 5 ग्राउंड्स पे ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। क्या चल रहा है, आर्टिकल 15 फर्स्ट समझ गए ना, 15 सेकंड में कि ये चल रहा था। तो वो कहता है कि इस आधार पर लोगों को आप न तो डिसेबल कर सकते हो, नहीं उन्हें रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, नहीं उन्हें कंटेंटेड कर सकते हो किसी चीज के लिए। तो इस ग्राउंड पर आपको मना किया। फिर उसके बाद में आता है आपका आर्टिकल 15 स्पेशल प्रोविजंस। इन्होंने कहा, अब एक बात बताओ, जब हम आजाद हुए महिलाओं की स्थिति क्या थी, हिंदू महिला की स्थिति तो ये थी कि उसे राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था। नहीं?
वो मेरे एक मित्र हैं, वो हाई कोर्ट में एडवोकेट है, उनकी बेटी मेरे पास पढ़ी है, अभी आरजेएस भी बन गई वो। तो अरविंद पारिक नाम है उनका। तो मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा, एक बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि यार मेरी बेटी के लिए एक रिश्ता आया। उसने ये कहा कि सामने वाले के पास में ये है, ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, बहुत पैसे वाले हैं, बेटी राज करेगी। तो उन्होंने एक बात पूछी कि चल यार कोई बात नहीं, आप तो उनसे ये पूछ लेना कि अगर किसी दिन मेरी बेटी को किसी चीज की आवश्यकता हो तो उनकी उस सारी प्रॉपर्टी में से कोई पार्ट वो बेच सकती है क्या अपने लिए। तो ऐसे थोड़ी होता है। तो सामने वाले का जवाब क्या था कि ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर वो उसका क्या हुआ भाई साहब, उसको तो फिर रोटियां ही बनानी और वो तो पूरी जिंदगी भ्रम में जी देगी कि मेरा ये और मेरा ये नहीं। तो उसने कहा कि ये बात सही है कि बेटियों का पैरों पे खड़ा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई बात समझ में? तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया कि स्टेट क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। स्टेट क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, स्पेशली प्रोविजन कर सकता है। चलिए, स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है किसके लिए, वुमेन एंड महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है। आगे बात समझ। तो आर्टिकल 14, 14 का 15 के फर्स्ट में एक्सप्लेनेशन, फिर फर्स्ट का सेकंड में एक्सप्लेनेशन। ये तो गया जनरल रूल। और इस जनरल रूल का ये हो गया अपवाद। तो भाई साहब कुछ भी कहो, लेकिन राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, विभेद कर सकता है। अब जितने भी महिला के प्रोटेक्टिव लॉ हैं वो कौन से आर्टिकल के एनफोर्स में बने हुए हैं, आगे बात समझ में। जितने भी जो बने हुए हैं कौन से आर्टिकल, हिसाब से पूछिए, पोक्सो एक्ट किसके एनफोर्स में बना, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कहाँ से बना, कार्यस्थल पर महिलाओं का। तो 15। आगे बात समझ में। तो ये सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं, आर्टिकल 15। सर समझ गए। इसमें फिर भेदभाव क्यों करे सर? हाँ बेटा। सर जैसे पोक्सो जो बनाया है, तो क्या, फिर सर वो जैसे पोक्सो के लिए अलग से जो एक्ट बनाया गया है बच्चों के लिए, तो सर ये आर्टिकल कह रहा है कि किसी जाति, धर्म, आयु, लिंग में आप भेदभाव नहीं करोगे, तो सर एक तरह से भेदभाव भी तो हो रहा है ना सर, पोक्सो एक्ट बन करके महिलाओं और अरे बड़ी बेटा महिलाओं में। इसीलिए तो किया कि भाई इन लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है, वो बाद की बात है जिस दिन इक्वलिटी बिफोर लॉ आएगी। इक्वलिटी के लिए तो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ना। सर जैसे बड़ी महिलाओं का भी रेप होता है, छोटी बच्चियों का भी रेप हो रहा है, तो सर उसमें बेटा भेदभाव नहीं दिखा आज रहे। एक बात बताओ, एक दिन जिस दिन सबके घर में, जैसे पिताजी मान लो सबके घर के लिए अलग अलग प्लॉट पे एक जैसे सबके घर बनाते, तब तो बात बढ़िया है। लेकिन अगर अलग अलग दे दिया और मान लो किसी को नहीं दिया, उस दिन लड़ाई शुरू हो जाती है ना। और आज तक का इतिहास है कि जिसके पिता ने पैसे इकट्ठे किए संपत्ति, उनकी संतानें पूरी जिंदगी आपस में बातें नहीं करती, केवल उन पैसों को लेकर के लड़ती। तो बेटा वही बात थी कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन था। और जब ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन है, उस गैप को तो हम ठीक करें ना। अब ये सोचो कि महिलाओं की स्थिति क्या थी 1950 के अंतर्गत, केवल एक वस्तु। इसलिए स्पेशल प्रोविजंस किया। देखो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नहीं, और जिसने भी ये प्रोविजन के बारे में सोचा, वह श्रेय तो सेनापति को जाता है। लेकिन हो सकता है कि उस पूरी टीम में कोई ऐसा मेंबर हो जिसकी उपज हो
तो हम उन दोनों को, सेनापति को और उसके सैनिक दोनों को धन्यवाद देते हैं कि इक्वलिटी के लिए बड़ा प्रयास था। और फिर यहां पर इन्होंने रोक दिया, किसने? आर्टिकल, मूल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15(3) लास्ट था। आगे बात समझ में, आर्टिकल 15(3) क्या था? लास्ट था। फिर क्या हुआ कि मद्रास स्टेट ने एडमिशन के लिए, एमबीबीएस में एडमिशन के लिए कुछ रूल्स बनाए। और उन्होंने ये कहा कि भाई कुछ कास्टों को उन्होंने आरक्षण दिया, और उन्होंने कहा कि इन कास्टों के व्यक्ति लेंगे और बाकी फिर ये लेंगे। तो ये रहा कि जो कास्ट थी उनका सिलेक्शन 10% पे भी हो रहा था, और जिनका, और जनरल कास्ट के 65 से 70% व्यक्तियों का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो ये मद्रास राज्य का एक आज्ञा पत्र था। आगे बात समझ, मद्रास राज्य का क्या था? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो लागू नहीं हुआ था ना, वो तो 26 जनवरी 50 को लागू हुआ था, उससे पहले का था राजा का ऑर्डर, है ना। तो इस आज्ञा पत्र में जो राजपत्र था, है ना, इसमें इन्होंने, मद्रास राज्य ने क्या किया? आरक्षण दिया। इस आरक्षण को चैलेंज किया गया केस में। केस का नाम था स्टेट ऑफ मद्रास रास वर्सेज चंपाई पाइकम तोराई राजन, AIR 1951, सुप्रीम कोर्ट। ठीक। इस केस में इन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। किसे? उस राज्य को, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था किसके बेस पे? कास्ट के बेस पे। ठीक। और इस डिसीजन का प्रभाव हुआ कि संसद ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, पहला संविधान संशोधन किया। क्या किया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और आर्टिकल 15(4) जोड़ा। आर्टिकल 15(4) फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए आपसे कई बार प्री में पूछ लेते हैं कि वह कौन सा केस था जिसके कारण फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। कौन सा केस? स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज चंपाई कम दोराई राजन का केस। आगे बात समझ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस केस की वजह से, यानी इस केस के इफेक्ट को खत्म करने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, है ना। और क्या किया कि द स्टेट, स्टेट को क्या किया? पावर दिया। किसको? कि राज्य क्या कर सकता है? द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक स्पेशल प्रोविजन कि राज्य को एम्पावर्ड किया गया, शक्ति दी गई कि वो क्या कर सकता है? स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ
for the advancement of social and educational weaker section of the society. सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग, सॉरी बैकवर्ड, सॉरी वीकर नहीं है, बैकवर्ड है, सॉरी बैकवर्ड वर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स और साथ में इन्होंने एग्जाम्पल दिया, एंड फॉर द SC ST, स्पेशली किसको, समाज के वर्ग जिनमें स्पेशली SC और ST के उत्थान के लिए क्या किया जाएगा। आगे बात समझ, आर्टिकल 15-14 को एक्सप्लेन किया कि हमारे बीच में क्या डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। ये किस में दिया, 15 में है ना। फिर उसको भी एक्सप्लेन किया, किसमें, 15(2) के अंतर्गत किया। फिर इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की बात कही कि देखो यहाँ पर थोड़ी सी कमी है, इसलिए महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रोविजंस किए जा सकते हैं, आर्टिकल 15(3) में। और फिर 15(4) में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर उसके बाद में आर्टिकल 15(5) कब जोड़ा गया, 93rd अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005, जिसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को क्या किया गया, चोरी है, फिर क्या हुआ कि 2 केस आए, 3 केस आए, ठीक, जिनमें ये मना किया गया कि भाई आप कुछ भी करो, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में आप आरक्षण मत दें, ठीक? लेकिन सरकार मानने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार मना किया कि आप उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत क्या नहीं करोगे, आरक्षण नहीं दो। केस लो अपन कल डिस्कस करेंगे, है ना, एक बार थोड़ा सा माइंड में डाल लेते। तो उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देने के लिए उन्होंने 93वां संविधान संशोधन किया, लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो अल्पसंख्यक संस्थान है, आगे बात समझ में, उन अल्पसंख्यक संस्थानों के अंतर्गत जो इंस्टीट्यूशन है उनको ये रूल लागू नहीं होता, और उसके अलावा जो राज्य से पोषित नहीं है उनको छोड़कर बाकी सारी संस्थाओं के अंतर्गत, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत भी क्या किया गया, आरक्षण दिया। ये कहां पर, 15(5) में। और फिर उसके बाद में 15(6) कब जोड़ा गया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 103, 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल 1/3 2019 में जोड़ा गया, सॉरी। इसमें इन्होंने इकोनॉमिकल सेक्शन, वीकर सेक्शन को क्या किया,
और इन्होंने ये कहा कि जो इसमें नहीं आता, इसमें 15(4) में, जो कहा नहीं आता, 15(4) और 5 में नहीं आता, और उसके लिए इन्होंने 10% तक, किसमें, मेन सीटों में से 10%, टोटल में से 10%। जैसे 100 सीटें हैं, तो 100 में से मान लो 50% तो आरक्षण की हो गई। ये नहीं, वो का कुल सीटों का 10% तक के लिए स्टेट क्या कर सकती है, लेकिन शर्त ये है कि वो ओबीसी, एससी और एसटी में नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर ये जो केस लो है कि कौन से में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज हुआ, ये अपन कल डिस्कस करें। केस लो अपन, तो एक बार 15 का दिमाग में आ गया ना, अब इसका हम केस लो कल डिस्कस करें, है ना। और 5 मिनट बाद में अपन बीएनएस देखते हैं।